हाय एवरीवन। तो देखो ये जो है वन शॉट वीडियो है नेशनलिज्म इन इंडिया का। तो सबसे पहले वीडियो कैसा रहेगा ये बतलाते हैं। देखो वीडियो में जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होगा उसको हम तुम लोगों को बतलाएंगे। वैसा देखो वो लाइन छोड़ेंगे सिर्फ जो नहीं लिखा हुआ रहता है कि आपने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा, सॉरी क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा। डिफरेंस जो दिए हुए रहता है ना बेसिक पुराने क्लास का, उस रेफरेंस को हम लोग नहीं स्टडी करेंगे। टू द पॉइंट जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सके उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। समझ रहे हो? जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तुम अच्छे तरीके से टेंशन फ्री रहो, बस देखो अच्छे तरीके से तुमको समझ में बिल्कुल भी आएगा। तो देखो ट्रेन का मज़ा आया क्या? तो सबसे पहले जो लाइन कहता है फर्स्ट लाइन, वो जो फर्स्ट लाइन है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आखिर लाइन क्या बोलता है उसको देखो। After 1919, the national movement spread to new areas, incorporated new social groups and developed new methods of struggle। तो कहता है कि 1919 के बाद का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। चश्मा उतार देते हैं। तो कहता है कि गिर गया मेरा चश्मा। तो देखो यहाँ पे ना 1919 के बाद का जिक्र हो रहा है कि 1919 के बाद की जो नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय स्तर पे जो मूवमेंट चल रहा था वो और ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ पीपल तक वो पहुँचता है। लोग उसको और कॉपरेट करते हैं। लोगों में समझ डेवलप होता है कि हमको अपने के लिए फ्रीडम चाहिए, हमको अपने के लिए कुछ करना है। कि वो था ना कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ये जो सेंस था लोगों में, ये समझ था लोगों में, जो डेवलप होना शुरू हो गया था। इनिशियल उसका स्टार्टिंग हो गया था। जो नेशनल मूवमेंट था वो वर्ल्ड वाइड हो रहा था। मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर जो छोटी जगह पर जो सीमित था, मतलब कि बेसिकली तुम जहाँ पे हो, तुम अगर जिस स्टेट से भी तुम हो, तुम्हारे स्टेट का छोटा सा जो एरिया हो गया, पहले वो चीज़ वहाँ तक सीमित था। उसके बाद धीरे धीरे 1919 के बाद वो चीज़ डेवलप होकर ह्यूज नंबर ऑफ तुम्हारे स्टेट लेवल पे आता है। स्टेट लेवल से वो चीज़ तुम्हारे इंडिया लेवल पे आता है। तो ये कहता है ये लाइन। देखो अब हम लोग सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेन तो यही है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बस था इंट्रोडक्शन वो दे दिया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह देखते हैं। तो कहते हैं कि इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजिम विथ अ यूनिक मेथड ऑफ मास एगिटेशन। तो कहते हैं ना कि महात्मा गांधी अभी यहाँ थे, ये साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। तो जनवरी 1915 के 1915 के जनवरी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। वहाँ कुछ वो मस्त काम करते हैं, और वो काम ये रहता है कि वहाँ जो रेसिस्टरिज्म चलता है, जो रंग भेद होता है ना कि तुम काले हो तो तुम अच्छे नहीं दिखते हो, हम गोरे हैं तो हम अच्छे दिखते हैं। तो ये जो परसेप्शन था लोगों के, वहाँ का जो दिमाग का, जो वहाँ पे क्या होता है ना कि वो काले गोरे का भेद होता था, तो उस भेद को वो हटाते हैं। एक बहुत ही अच्छा तरीका से वो था कि मास एगिटेशन की, लोगों को एक जगह इकट्ठा करके वो उस चीज़ को हटाते हैं कि लोगों में समझ डेवलप करते हैं। और कहता है कि और वो जो उनका स्ट्रगल था, उस जो उनका मूवमेंट था, उस मूवमेंट को वो सत्याग्रह नाम देते हैं। तो कहते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। तो कहते हैं कि अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आखिर सत्याग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो सत्याग्रह इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि सच्चाई के लिए लड़ना है, सच्चाई को दर्शाना है। बेसिकली यही था। तो कहते हैं इट सजेस्टेड दैट द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन इफ द कॉज वाज ट्रू। कहते हैं ना सत्याग्रह मूवमेंट का आखिर मोटिव क्या था, उसका थ्योरी क्या था, आखिर वो किस चीज़ पे महात्मा गांधी अपने आप को रखते थे, अपने मूवमेंट को आखिर वो किस चीज़ पे रखते थे। तो वो ये कहता है, एनसीईआरटी का बुक हमारा ये कहता है कि सत्याग्रह मूवमेंट ये रिप्रेजेंट करता था कि इससे ज़्यादा फोर्स की जो सेना है, सेना का ज़रूरत नहीं है किसी से लड़ने के लिए, मतलब लड़ाई झगड़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी लड़ाई का जो मोटिव अगर वो सही तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल बातचीत से उसको सल्टा सकते हैं। बेसिकली सत्याग्रह मूवमेंट का ये थ्योरी था। कहते हैं कि महात्मा गांधी वाज अ फर्म बिलीव दैट दिस धर्म और नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो कहते हैं कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी का ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि जो उनका सोच है इससे वो पूरे इंडियंस को एक कम्युनिटी के अंदर रख सकेंगे। जो यहाँ पे कास्ट सिस्टम चल रहा था उस कास्ट सिस्टम को लोग हटा सकेंगे। और जो भी डिफरेंस था लोगों में, जैसे कि होता है ना कि आज भी हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में लोग डिफरेंस करते हैं, अमीर गरीब में, जाति धर्म में भी
यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो महात्मा गांधी उस डिफरेंस को चाहते थे कि वो लोग इस इंडिया से वो चीज़ हट जाए, लोग अपने आप को कहें वी आर इंडियंस, तो इंडियंस को वो टैग देना चाहते थे बेसिकली। तो यही था। तो कहते हैं कि ही सत्याग्रह मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1916 व्हेन ही ट्रैवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स स्ट्रगल अगेंस्ट दी अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो देखो महात्मा गांधी अभी इंडिया आते हैं, इंडिया आने के बाद जो उनका जो मूवमेंट है, सत्याग्रह मूवमेंट था, आखिर वो कैसे स्टार्ट होता है। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट बिहार में स्टार्ट करते हैं, बिहार के चंपारण में वो स्टार्ट करते हैं कि जो बिहार के चंपारण में जो किसान थे, वो जो प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, जो खेती का जो सिस्टम था, जिसकी वजह से किसानों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उस प्रॉब्लम उसको वो हटाएं और उनको एक अच्छा ज़िंदगी दे सके, इसलिए सबसे पहले बिहार के चंपारण में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्स ऑफ द केदार डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देखो सबसे पहले सबसे पहले इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट बिहार में स्टार्ट होता है, बिहार के चंपारण में, याद रखना। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है गुजरात के केदार डिस्ट्रिक्ट में। तो कहता है कि महात्मा गांधी का जो गुजरात का जो केदार डिस्ट्रिक्ट में जो चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किए थे, सॉरी कि महात्मा गांधी, एक्चुअली पीछे से आवाज़ हो रहा था तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो कहता है कि गुजरात के केदार डिस्ट्रिक्ट में जो महात्मा गांधी जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए थे, वो किस चीज़ के लिए था। द पेरेंट्स ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलियर। तो वहाँ पे क्या था ना कि जो वहाँ पे के खेत जो था वो बर्बाद हो चुका था, और जिसकी वजह से उनका जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम था वो ख़त्म हो गया था, तो वो कर्ज नहीं पेड कर पा रहे थे। तो वो चाहते थे, सो दे वर डिमांडिंग रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स्ड। तो कहता है कि वहाँ वो लोग, अब देखो खेत क्यों बर्बाद हुआ था, खेत बेसिकली बीमारी की वजह से बर्बाद हुआ था, महामारी की वजह से। तो वो लोग चाहते थे कि हमारा जो ये टैक्स है उसको हटा दिया जाए, रेवेन्यू हम लोग कर्ज देना पड़ रहा है उसको हटा दिया जाए। ये बेसिकली उनका ऐसा डिमांड था महात्मा गांधी से। देखो अब कहता है इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स। तो कहता है कि देखो सबसे पहले 1916 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में सत्याग्रह चलाते हैं, फिर 17 में चलाते हैं गुजरात में, फिर 18 में चलाते हैं अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते। जो कॉटन मिल्स वर्कर्स हो गए, जो कॉटन में जो लोग काम करते थे, उनके सपोर्ट में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट होता है। उम्मीद है तुम लोग को ये पैराग्राफ, ये पॉइंट समझ में आया होगा तो बोलना हाँ समझ में आया है। अब आता है कि आखिर रॉलेट एक्ट क्या था, इसको हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द रॉलेट एक्ट। देखो कहता है कि इन मेनी प्लेसेस इन ऑल दिस प्लेसेस महात्मा गांधी गॉट ह्यूज सक्सेस। एम्बोल्डेंड with this success, Gandhiji in 1990 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. देखो महात्मा गांधी जहाँ जहाँ अपना सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, महात्मा गांधी को वहाँ सक्सेस मिलता है, लोगों तक उनकी बात पहुँचती है, लोग उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो महात्मा गांधी क्या सोचते हैं कि अभी तो हम लोग छोटे छोटे जगह पर मूवमेंट अपने स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम नेशनल लेवल पे एक बड़े स्तर पे हम अपना मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, जो रॉलेट एक्ट उस टाइम लगे हुए था, उस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में वो उस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में वो मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। देखो अब रॉलेट एक्ट क्या था, वो इस बुक के इस पैराग्राफ के आगे जिक्र है कि रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स के थ्रू जा रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन बतलाना ही बेहतर होगा, तो इसलिए देखते रहो। अरे मेरा बार बार चश्मा ही गिर जाता है। देखो अब कहता है थ्रो द एक्ट वॉज यूनाइटेडली अपोज्ड बाय द इंडियंस। देखो रॉलेट एक्ट 1919 में इम्पोज किया गया था, लगाया गया था, और ये जो एक्ट था इसको सारे इंडियंस के द्वारा अपोज किया गया था। सारे इंडियंस का था कि नहीं ये एक्ट अच्छा नहीं है। एक मिनट, अब ठीक है, तो सब इंडियंस के था कि ये एक्ट अच्छा नहीं, उससे उनको बेसिकली देखो जिससे भी किसी को परेशानी होता है वो चीज़ को लोग अपोज करते हैं। अगर तुम किसी चीज़ से तुमको परेशानी होगा तुम बोलोगे कि नहीं ये चीज़ अच्छा नहीं है,
जाहिर सी बात है ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है कि नहीं। देखो अब कहता है कि इट वॉज द मेंबर ऑफ imperial legislative council hurriedly passed by the council. The act gave the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. तो देखो ये जो एक्ट है आखिर ये एक्ट कहता क्या, तो ये एक्ट ये कहता है कि ये जो एक्ट था वो जो सरकार थी उसको बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर्स दे देता था कि आप किसी को भी आप बिना नोटिस दिए आप 2 साल की जेल दे सकते हैं, आप उनको कुछ भी कर सकते हैं। और जो पॉलिटिकल जो इशू होता है, जैसे अगर किसी को कुछ नहीं पसंद आ रहा राजनीतिक रूप से तो वो अपना कैंपेन करेगा, उसको अपोज करेगा, तो उस पे भी बैन लगाने का ये एक्ट सरकार को ताकत देता था कि आप उसको नहीं कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हो। अब देखो कहता है कि महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट अनजस्ट लॉ विच वुड विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल लोकल लीडर्स वर पिकेटेड। देखो अब ये पैराग्राफ यहाँ पे कहता है रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट सिटीज़। तो कहता है कि अलग अलग शहरों में रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि महात्मा गांधी नेशनल लेवल पे मूवमेंट चलाना चाहते थे, तो इसलिए अलग अलग शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्कर्स सपोर्टेड द रैलीज एंड वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स। तो जब वर्कर्स जो कारीगर लोग हुए इस चीज़ को वो सपोर्ट किए और जो वो लोग हड़ताल कर दिए कि हम लोग अब आपके काम पे नहीं आएंगे। देखो एक इंडस्ट्री का नींव क्या होता है, एक इंडस्ट्री का एक फैक्ट्री का नींव उसके वर्कर्स होते हैं। चाहे जो ओनर कितना भी बोल ले कि आई एम दी ओनर, बट नहीं, ओनर बेसिकली वर्कर्स होते हैं। ओनर को क्या बस बैठो ऑर्डर दो कि अच्छा ये कर दो, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, वो अपना खून पसीना एक करते हैं। तो इसलिए वर्कर्स क्या होगा, पिलर्स होगा। तो जो जब पिलर ही कर दिए कि हम नहीं जाएंगे तो काम कैसे होगा। अब कहते हैं अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अप्स एंड द शॉप्स क्लोज डाउन। और जो दुकानें थी उसको बंद कर दिया गया। अलार्म्ड बाय पॉपुलर अपसर्ज एंड fearing that lines of the communication such as railways and telegraph would be disrupted। देखो क्या होता है कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आती है अच्छा तबाही मचने वाले लोग हम पे भी चढ़ने वाले, अपसर्ज मतलब क्या, चढ़ाव की लोग शायद मेरे फैक्ट्री पे मतलब क्या उसको बोलते हैं अपोज नहीं हम मतलब तोड़ा तोड़ी कर दे, हमारी फैक्ट्री बर्बाद कर दे, हमसे हमारे किला को तोड़ दें। तो इस सब चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि और जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन लाइंस जैसे कि रेलवे हो गया ये सब शायद बर्बाद कर दे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। तो जो लोकल जो लीडर्स थे उनको अमृतसर से बुला लिया गया था। उनको अमृतसर से कहता है कि उनको अमृतसर से उठा लिया गया था। पिक्ड मतलब क्या, उठा लिया गया था, बुला लिया नहीं कहता, उनको अमृतसर से उठा लिया गया था। तो कहते हैं ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फाइट अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। तो कहते हैं कि जो 10 अप्रैल को क्या करती है जो पुलिस वहाँ पे क्या करती है कि जो लोग थे उन पे गोली चला देती है। मार्शल लॉ इम्पोज एंड जनरल डायर टुक कमांड। तो जब मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है मतलब कोई कहीं जा नहीं सकता अपने घर पर, अब मिलिट्री रूल लग जाती है बेसिकली। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस इंसिडेंट्स ऑफ जलियांवाला बाग टुक प्लेस। अब देखो अब यहाँ पे जलियांवाला बाग आता है कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स होता है। आखिर जलियांवाला बाग क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। तो कहते हैं ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड वाज गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। तो कहते हैं उस दिन क्या होता है जलियांवाला बाग के दिन कि एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग जो हैं जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए हुए रहते हैं। सम गैदर देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। तो कुछ वहाँ प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, कुछ वहाँ विरोध करने के लिए आते हैं, सरकार जो नया जो तरीका अपनाई थी उस तरीके को अपोज करने के लिए कुछ वहाँ इकट्ठे होते हैं। अदर्स हैड टू कम अटेंड दी बैसाखी फेयर। और कुछ जो था वहाँ पे मेला देखने आए हुए होते हैं, बैसाखी का जो मेला था उसको एंजॉय करने उसको देखने आए हुए होते हैं। मैनी विलेजर्स हु हैड कम फ्रॉम outside the cities were unaware of the martial law that had been imposed।
अब बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हुए रहते हैं, जिनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ, उनको अनअवेयर थे, उनको पता ही नहीं था कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कि मार्शल लॉ बेसिकली लगा हुआ है कि हम लोग एक नहीं होता कर्फ्यू जैसा कि एक जगह इकट्ठे नहीं होना, अपने अपने घर पे रहो, उस तरीके का मार्शल लॉ होता है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट एज ए डिक्लेयर, अब यहाँ पे क्या होता है कि डायर इंटर द एरिया। अब ये जो जनरल डायर होता है वो उस एरिया जलियांवाला बाग में इंटर करता है। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, अब बाहर जाने का जो रास्ता होता है उसको बंद कर देता है। एंड ओपनड फायर ऑन द पीसफुल क्राउड, और शांति से जो लोग वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं उन पर फायरिंग कर देता है। किलिंग हंड्रेड्स, और सोचो 100 की संख्या में लोगों को मारता है जनरल डायर। इस ऑब्जेक्ट हैज एज ही डिक्लेयर लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड आउ। देखो आखिर उसका ये सब करने का पर्पस क्या होता है, तो कहता है कि उसका ये सब करने का पर्पस यही होता है कि जो सत्याग्रही से उनके अंदर एक डर पैदा कर सके, उनको डरा करके धमका करके रख सके कि आप लोग अपना प्रोटेस्ट मत करिए, अपना प्रोटेस्ट आप लोग छोड़ दीजिए, उसका करने का ये सब यही मतलब होता है। आगे कहता है न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो कहता है कि जो जलियांवाला बाग का जो न्यूज़ था ना एकदम पूरा आग की तरफ फैलता है, क्योंकि देखो कहीं कुछ होता है बात तो एकदम कानों कानों तक लोगों तक पहुंच ही जाता है। तो सेम ये चीज़ हुआ कि कानों कानों तक लोगों तक ये चीज़ पहुंचेगा कि अच्छा जलियांवाला बाग में ऐसा ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है। अब क्या होता है, इमिडिएटली लार्ज क्राउड टुक टू स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। तो अब क्या होता है, जैसे ही लोगों के कानों तक चीज़ पहुंचता है कि ऐसा मेरे दूसरे जगह पे हुआ है, हमारे दूसरे भारतीयों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ। देखो इंडिया में सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सिंपैथी। लोगों में हम लोग आपस में कितना भी लड़ दें, लेकिन होगा कि अच्छा मेरे भाई जो होता है ना, भाईचारे का फीलिंग बहुत है हमारे इंडिया में। तो जैसे ही उन तक पहुंचता है कि अच्छा मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों, तुमको हम ठोक देंगे, तो ठोकने का जो फीलिंग होता है ना, वो लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। देर वेर स्ट्राइक्स, हड़ताल होती है। क्लासेस विद द पुलिस, लोगों के साथ पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और सरकार की जो बिल्डिंग होती है उस पर लोग अटैक करने लगते हैं। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, जैसे ही अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका दोबारा बदला लेती है उन लोगों से, सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, और जो लोग थे उसको बेइज्जत करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोगों में डर पैदा करती है। अब क्या होता है, क्रॉल, और जो सत्याग्रही जो हुए उनको तो दबाव डाला जाता है कि आप हमारे सामने नाक रगड़िए, उन पर कोड़ा मारा जाता है, हमारे सामने आप नाक रगड़िए। आप जैसे नहीं होता बच्चा रेंग मतलब घुटने पे चलता है, तो उनको ये बोला गया कि आप घुटने पे चलिए हमारे सामने। जैसे ही महात्मा गांधी देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, फिर से ये मूवमेंट को वो बंद कर देते हैं, ठहरा दे देते हैं। अब आता है कि अब कहाँ से, हाँ, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट इट वाज द टाइम टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। एक तो महात्मा गांधी पहले उसको ठहराव दे देते, लेकिन अब महात्मा गांधी सोचते हैं कि अब ये टाइम आया है कि हमको एक और मूवमेंट लॉन्च करना है, वो भी और मजबूती के साथ। तो मजबूती के साथ वो लॉन्च करने के लिए क्या करते हैं, अब उसका जिक्र आगे है। इंडिया, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। तो देखो महात्मा गांधी ये सोचे कि ठीक है हमको और मजबूती के साथ लॉन्च करना, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग हिंदू और मुस्लिम को एक साथ ले आए। वो होता है ना कि मुट्ठी से हम लोग कुछ भी पा सकते हैं, कि जैसे कि 5 उंगली है और तुम उसको मुट्ठी बनाओगे ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो वो यही चीज़ सोचे कि अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम को एक साथ कर देंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा हमारे इस मूवमेंट के लिए। तो ही फील्ड दैट द इशू ऑफ खिलाफत कुड ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम टू क्लोजर। तो वो सोचा खिलाफत का जो उस टाइम जो इशू चल रहा था, उस इशू की वजह से वो हिंदू मुस्लिम को एक साथ ला सकते हैं। खिलाफत कुड ब्रिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ एंडेड विद द डिफेक्ट ऑफ ऑटोमन टर्की। तो सबसे पहला विश्व युद्ध खत्म होता है ऑटोमन टर्की के हारने से। और वहाँ पे क्या होता है ना, and there was agreement at a Hearts Peace Treaty
वॉज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्पर। तो बताए कि ऐसा यहाँ पे र्यूमर्स था, ऐसा चल रहा था, हवाओं में ऐसी बातें थी कि जो एक ट्रिटी अपनाया गया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वॉज टू बी इम्पोज ऑन दी ऑटोमन एम्पर, कि ऑटोमन के जो राजा है उन पे एक बहुत ही ज़्यादा दुखों का पहाड़ गिर गया था। देखो वो क्या होता है, आगे बतलाता है कि वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। और जो ऑटोमन एम्पर थे, मतलब जो ऑटोमन के जो राजा थे वो इस्लामिक वर्ल्ड, मुस्लिमों के जो क्या थे वो, हाँ स्पिरिचुअल हेड, आध्यात्मिक हेड थे वो। तो आपको जो डिफेंड द खलीफास इम्पेरियल पावर, देखो क्योंकि वो मुस्लिमों का हेड था, एक रिलीजन वाला सेंटिमेंट भी जुटे हुए था, तो उनको बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो कहता है कि उनको बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनती है मार्च 1919 में। मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली डिसाइडेड विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। देखो मुस्लिम के दो बेसिक यहाँ पे लीडर आते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो वो महात्मा गांधी के साथ मिल जाते हैं और फिर इस टॉपिक पे वो सोचते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं कि इसको कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकें, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये जो खिलाफत मूवमेंट का जो टॉपिक चल रहा है उसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं। गांधी जी saw this as a great opportunity to bring Hindu Muslim under the umbrella of unified national movement। तो देखो क्योंकि महात्मा गांधी क्या चाहते थे, ह्यूज अमाउंट ऑफ सपोर्ट चाहते थे, उसके लिए उनको हिंदू एंड मुस्लिम दो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसको एक साथ लाना पड़ता। तो महात्मा गांधी इसको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम को एज अ इंडियंस का टैग दे सकें और उनको एक जैसा फील करा सकें। तो कहता है कि Calcutta session of Congress in September 1920, Gandhiji got success in convincing other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khalifat as well for Swaraj। तो 1920 में, सितंबर 1920 में कलकत्ता को, जो आज हम लोग कोलकाता कहते हैं, वहाँ पे एक सेशन होता है, एक मीटिंग होता है, जिसमें कि वो जो कांग्रेस के जो और सब जो लीडर्स थे उनको वो कन्विंस कर पाते हैं कि हमको एक मूवमेंट चलाना चाहिए जिसका नाम हम लोग को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रखना है, उसको चलाना चाहिए। अब आता है वाई नॉन कोऑपरेशन। आखिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, क्यों इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी थी। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी हिंद स्वराज 1999, देखो सॉरी 1909, महात्मा गांधी जो थे हिंद स्वराज एक बुक लिखे थे 1909 में। Declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation। देखो महात्मा गांधी क्या करते हैं ना, एक बार देख लो तो कितना पेज बच रहा है, ज़्यादा नहीं हो जाएगा। देखो तो महात्मा गांधी 1909 में एक बुक लिखते हैं, उस बुक में ये कहते हैं कि अगर इंडिया में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ है, अगर इंडिया में ब्रिटिश रूल आया है तो हमारी वजह से है। बेसिकली हम लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं कि हम लोग उनको कॉपरेट की, हम उनका सामान खरीदे, इसलिए इंडिया में ब्रिटिश रूल आया है। जाहिर सी बात है, किसी को तुम सपोर्ट करोगे तो वो तो आगे बढ़ते जाएगा, तो तुम गलत काम कर रहे हो, तुमको सपोर्ट मिलते जाए, बैक सपोर्ट, अच्छा ठीक है तुम सही करो, तुम्हारा तो हौसला बढ़ते जाएगा। तो सेम महात्मा गांधी का ये कहना था कि उनका हौसला हमारी वजह से बढ़ रहा है। गांधी जी wanted that the movement should take place in states. He proposed that it should start with the surrender of the that government awarded। देखो तो महात्मा गांधी कहे कि ठीक है ये तो मूवमेंट स्टार्ट करना है, लेकिन ये मूवमेंट को हम लोग स्टेज वाइज करेंगे कि छोटे से कदम बढ़ाना है। तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या किए कि जो सरकार जो टाइटल्स दी हुई थी लोगों को, उस टाइटल को बोले सबसे पहले टाइटल उसको छोड़ दीजिए कि हम इस टाइटल के अकॉर्डिंग अब काम नहीं करेंगे। जैसे कि ये हो गया गवर्नमेंट टाइटल देती है ना, जैसे IAS हो गया, IPS की, उस टाइटल को अब सरेंडर कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए कि अब हम आपके अंडर काम नहीं करें, बेसिकली यही था। एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। तो कहता है कि जो फॉरेन गुड्स था, विदेशी जो सामान आता था उसको बहिष्कार करिए, उसको यूज़ मत करिए, बच्चों को स्कूल मत भेजिए, जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बनाया हुआ स्कूल है उसका आप लोग यूज़ मत करिए। अब कहते हैं मेनी लीडर्स विद इन द कांग्रेस वर डाउटफुल अबाउट दिस प्रपोजल्स।
दे डिड नॉट वांटेड टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 19। तो कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो नहीं चाहते थे कि जो इलेक्शन है वो हो रहा है वो बॉयकॉट हो। अब आते हैं टॉपिक द मूवमेंट इन द टाउन्स। तो कहते हैं एक्सेप्ट मद्रास द काउंसिल इलेक्शन वेर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस। तो कहते हैं कि मद्रास को छोड़ा करके ये जो इलेक्शन था, जो इलेक्शन होने वाला था, वो बहुत सारे पार्ट में बॉयकॉट हो गया था कि बहुत सारे पार्ट में ये इलेक्शन नहीं हो रहा था। महात्मा गांधी का बात हर कोई मान लेता है और इलेक्शन नहीं होता है। तो कहता है कि इन मद्रास जस्टिस पार्टी विच वॉज द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स फेल्ट डेट बाई एंटरिंग द काउंसिल दे वुड गेट सम पावर। तो कहते हैं ना कि मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी, जो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, वो लोग उनका ऐसा कहना था कि अगर हम लोग पार्टी फॉर्म करते हैं, अगर हम लोग जीतते हैं, हम लोग को सर्टेन पावर्स मिलेगा जो अब तक से ब्राह्मण्स के पास था। तो वो हर कोई ताकत चाहता है, तो उस ताकत चाहने के रास्ते पे वो चाहता था कि हम लोग जीत जाएं। तो कहते द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स रिड्यूस टू हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922। तो विदेश से जो कपड़ा आता था इंडिया में, विदेश से आने वाले जो कपड़ा था उसका जो रेशियो था ना वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। और 1921 से 1922 के बीच ये जो रेशियो था बिल्कुल भी एकदम आधा हो जाता है। और इट्स वैल्यू ड्रॉप ड्रास्टिकली फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। तो कहते हैं इसका जो वैल्यू है वो 102 करोड़ से 57 करोड़ तक आ जाता है। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली बिकम वीक फॉर मेनी रीजन्स। तो कहते हैं ना कि अब यहाँ पे टॉपिक आता है कि आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो क्यों कमज़ोर पड़ गया। सबसे पहले रीज़न आता है, वन ऑफ द रीज़न वाज द कॉस्ट ऑफ द खादी क्लॉथ। देखो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि जो खादी का जो कपड़ा था ना कि वो बहुत ज़्यादा महंगा था। देखो हर कोई महंगा कपड़ा अफोर्ड नहीं कर पाता, जो गरीब होगा उसके कहाँ से लाना पैसा खरीदने का। तो सेम, और जो विदेश से जो कपड़ा आता था वो सस्ता था तो लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे, गरीब लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू बाई इट। तो कहते हैं ना ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जाहिर सी बात है कहाँ से वो लोग खरीदते हैं। तो कहते हैं since there was no alternative, Indian institutions, students and teachers began trickling back to government schools and lawyers resumed their practices in government courts। देखो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, बच्चा स्कूल जाने लगा, गवर्नमेंट स्कूल जाने लगा, लोग अपना काम स्टार्ट कर दिए। ट्रिकलिंग बैक मतलब वही दोबारा काम स्टार्ट कर दिए। देखो अपकमिंग जो वीडियो होगा उसमें कंप्लीट कर देंगे ये वन शॉट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देना, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है बस। अच्छा पता है हम एक बात बोलना चाहते हैं, 2 मिनट का हम एक बात बोलना चाहते हैं। पता है अगर तुम चाहते हो ना कि तुम कुछ अच्छा तरीके से, तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा है, चाहे तुम वैसे तुम 10th ही में हो गए कि तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा है 10th का, लेकिन पता है बहुत सारा ऐसा लोग होते हैं जो बोल देंगे कि ऐसे ऐसे करके पढ़ो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब तक तुम विद्या का इज्जत नहीं करोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। मेहनत तो बहुत करोगे लेकिन आउटपुट तुमको ज़ीरो मिलेगा। इसलिए सबसे पहले जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे जूठा पानी उन्नी चाहे जूठा खाना ये सब बिल्कुल मत रखो, क्योंकि देखो विद्या हम लोग को कौन देता है, हम लोग को विद्या कौन देता है, ऊपर जो भगवान बैठे हुए माता सरस्वती ये हम लोगों ने विद्या देती है। चाहे हमको हो गया, तुमको हो गया, चाहे जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनको जो अच्छा पोस्ट पर उनको कौन देता है, विद्या वही देती है। जब तक उनका इज्जत नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले उनका इज्जत करो, ये तुम राम बाण है तुम लोग के लिए। तो फिर बाय बाय।